का द परीक्षा महोत्सव चैनल में, जहां मैं लवली लेकर आई हूं कक्षा 6 के बिहार बोर्ड के भूगोल बुक को। ठीक है, आज अध्याय 6 है। ठीक है, पृथ्वी और ग्लोब। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। महेश अपने दादाजी के साथ घूमते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसने दूर तक निगाह दौड़ाई। उसे लगा बहुत दूर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी वह देखिए, दूर जाकर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, दादाजी ने कहा, बेटे वास्तव में वे वहाँ मिल नहीं रहे, बल्कि हमें ऐसा नज़र आ रहा है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाहें डाली जाए तो ऐसा ही लगेगा कुछ दूरी पर जमीन और आसमान का मिलन हो रहा है। ठीक है, या मिल रहे हैं, इसे ही क्षितिज कहते हैं। ऐसा इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हमें आसपास देखने पर यह पृथ्वी गोल नज़र न आकर चपटी दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि हम एक जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चांद जैसी दिखाई देगी, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है, परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उन्हें चांद से पृथ्वी ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे पृथ्वी से चांद। पृथ्वी भी वहाँ से चांद की तरह ही आकाश में टंगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी वहाँ से नीली दिखाई देती है। अब पृथ्वी का मॉडल ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। महेश ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी अगर पृथ्वी गोल है तो हम इसे पूरा देख सकते हैं कि नहीं, है ना? दादाजी ने कहा, गोलाकार होने के कारण हम इसके छोटे से पृष्ठ को एक ही बार में देख सकते हैं। यह कहते हुए उन्होंने अलमारी से ग्लोब निकालकर दिखाते हुए समझाया। आप लोग ये देखिए, ग्लोब इस तरह का रहता है, ठीक है, जिसपे पूरे पृथ्वी का नक्शा दिया हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार विशाल हाथी को छोटे खिलौने के रूप में बनाकर दिखा देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विशाल हाथी को छोटे खिलौने के रूप में बनाकर दिखा देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी विशाल पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया गया है। देखो, दुनिया के सभी देश ग्लोब पर अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। उन्होंने महेश को ग्लोब पर भारत देश खोजकर उस पर उंगली रखने को कहा। ठीक है, हमें किसी भी देश में उंगली बढ़ाते हुए वापस भारत पर आने को कहा। उन्होंने बताया कि जहां नीले रंग की दिखाई पड़ रहा है वह सागर और महासागर है। उन्होंने यह पता करने को कहा कि ग्लोब के अधिक हिस्से में क्या है, महासागर या जमीन के भाग। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है हमारा जो पृथ्वी है उसमें अधिकांश भाग जो है जल है। 71% जो भाग है वो जल है, और कितना भाग स्थल है। ठीक है, ये आप लोग जान गए होंगे, अर्थात 29%। ठीक है, मानचित्र एवं ग्लोब। दादाजी ने कहा, ग्लोब गोल है जो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का छोटा मॉडल है, जबकि मानचित्र चौरस चपटे सतह पर बना होता है, परंतु दोनों में जल एवं थल भाग हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है। अब उन्होंने संसार का मानचित्र दिखाकर बताया कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागर से घिरे हुए हैं वे महादेश हैं। इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। स्थल पर ही लोग सब रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्थल और जल के वितरण को दिखाता हुआ ये विश्व का मानचित्र है। ठीक है, विश्व के मानचित्र में आपको ये उधर इस तरफ जो नीला वाला है ये आर्कटिक महासागर है, ये भी आर्कटिक महासागर है। अब ये जो येलो में दिख रहे हैं ये सब हमारे महादेश हैं। ठीक है, ये सब हमारे महादेश हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप। ठीक है, यूरोप एक देखिए उड़ता हुआ जो डायनासोर होता है ना, जो उस तरह का बिल्कुल वैसा दिख रहा है। ठीक है, अब ये रहा हमारा एशिया। ठीक है, ये हमारा एशिया है और यहाँ पे आपको भारत दिखेगा। ठीक है,
ये हमारा भारत है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इधर अफ्रीका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है। टोटल देश गिन लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 महादेश, ठीक है। अब इसी तरह महासागर की संख्या कितनी है देखिए, एक है आर्कटिक महासागर, दूसरा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर दूसरा, तीसरा है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये 5 है, कितने हैं, 5 है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि महादेशों की कुल संख्या 7 है। हमने अभी भी पढ़ा था एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये टोटल 7 हैं। और महासागर की संख्या 5, कितने, 5, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और एक अंटार्कटिका। महासागरों की कुल संख्या जो है 4 दिया गया है इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत गहरे होते हैं, इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज से महासागर पार करके जाना हो तो कई सप्ताह लग जाते हैं। सफ़र के दौरान कई दिनों तक चारों ओर पानी पानी ही दिखाई पड़ता है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी और दक्षिणी हिंद महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। अब है अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अगले दिन जब महेश विद्यालय पहुंचा तो कक्षा में गुरुजी भी ग्लोब का अध्ययन करना ही बता रहे थे। उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया, ठीक है। 50 ओवरों का विकेट मैच गुवाहाटी में 8:30 AM बजे शुरू होता है, जबकि मुंबई में वही मैच 9:30 बजे, ठीक है, से शुरू होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शहर में सुबह 10 बजे हॉकी मैच शुरू होता है। उस समय पटना में सुबह 5 बजे थे और लोग सो रहे थे। ईटानगर में जब सुबह की धूप खिल जाती है उस समय गुजरात के भुज में भोर होने लगता है। अब जरा सोचो ऐसा क्यों होता है, गुरुजी ने पूछा। महेश बोल पड़ा, ऐसा स्थानीय समय में होने वाले अंतर के कारण होता है। गुरुजी बोले, वाह, तुमने कैसे जाना? महेश बोला, हाँ, पिछले दिनों में मैं छुट्टियों में बोध गया घूमने गया था। रात्रि में एक होटल में हम लोग ठहर गए थे। वहाँ दीवार पर 5 घड़ियाँ लगी थी। वे अलग अलग समय बता रही थी। उनके ऊपर विभिन्न देशों के नाम लिखे थे। तभी ये बात मैंने पिताजी से पूछी। उन्होंने मुझे यह बात बताई थी। गुरुजी बोले, ये तो ठीक है, लेकिन स्थानीय मान समय में यह अंतर कैसे होता है? इस सवाल पर सभी चुप्पी लगा बैठे। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम लोगों को इस बारे में बताता हूँ। अब जो है देखिए, लगभग 700-800 वर्ष पहले समुद्री यात्रा के दौरान लोग भटक जाते थे और किसी स्थान को खोजने में बहुत परेशानी होती थी। आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता था। इसमें बहुत परेशानी होती थी, ठीक है। बाद में कंपास, दिक् सूचक और नक्शे से ठिकाने की खोजना आसान तो हो गया, लेकिन समय का अंतर पता करना अभी भी मुश्किल था। क्या आप जानते हैं यह मुश्किल कैसे दूर हुई? बच्चों, देशांतर रेखा की पहचान से इस मुश्किल का समाधान हुआ। राजू ने तुरंत पूछा, ये रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। आइए पढ़ते हैं। गुरुजी ने कहना शुरू किया, आप जानते हैं पृथ्वी गोल है। किसी भी गोले को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध। उदाहरण के तुम एक तरबूज को 2 बराबर हिस्सों में बांट कर देखो, उसके कटे हिस्से गोलार्ध जैसे होंगे। इसी प्रकार पृथ्वी को भी उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखा वृत्त होती है, ठीक है। भूमध्य रेखीय वृत्त को भूमध्य रेखा या उस विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे स्थान का
अक्षांश कहा जाता है, उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। तथा वहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखा है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा वृत्त या भूमध्य रेखा वृत्त का 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है और इसी 0 डिग्री अक्षांश से ही अन्य अक्षांश की गणना की जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण के 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा वृत्त के उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाने वाले पर यह वृत्त क्रमशः छोटा हो जाता है, ठीक है। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यह अक्षांश वृत्त ना होकर मात्र एक बिंदु होता है। देखिए अब ये उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये भी 90 डिग्री है। अब है कर्क रेखा, हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री जो होता है, ये जो पृथ्वी को आधे भागों में बांटती है, वो भूमध्य रेखा है। अब आइए गुरुजी ने बच्चों को अक्षांश रेखा के कई विशेषता भी बताई। जैसे ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। आप पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये रेखाएं जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम रेखा विषुवत रेखा के समांतर, ये हो गया आपका, ठीक है, ये अक्षांश है। और ये 0 डिग्री पर जो है विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है। अब दो अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या होगी, ये दोनों अक्षांश के बीच की दूरी समान होगी, बराबर होगी, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं, अंततः ध्रुव एक बिंदु में रह जाता है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, ठीक है। अब बताइए गोलार्ध किसे कहते हैं? जब भी हम किसी वृत्त को आधे हिस्से में काट देते हैं तो क्या हो जाता है, गोलार्ध हो जाता है ना। अब करके देखिए, आप मिट्टी के गोले से पृथ्वी का नमूना बनाइए और उससे चाकू से 2 बराबर भागों में काट दीजिए, है ना। किसी गोले के आधे भाग को हम क्या करते हैं, गोलार्ध कहते हैं। एक उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, है ना। अब गुरुजी ग्लोब लेकर आए और कहा, बारी बारी से ग्लोब पर अक्षांश रेखा पर उंगली रखकर ग्लोब को घुमा। ऐसा कहते ही बच्चों में होड़ लग गई। उंगली रखकर एक ही दिशा में घुमाने पर बच्चे वहीं पहुंच जा रहे थे जहां उंगली रखी थी। अब गुरुजी ने बच्चों को बताया, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी रेखाएं वृत्ताकार है। बच्चे बार बार ऐसा करने लगे। गुरुजी ने कहा, अब बस करो भी, सिर्फ इतना ही नहीं, आओ मैं तुम्हें एक नई रेखा के बारे में बताता हूँ। वो क्या है? सभी बच्चे उत्सुकता से पूछने लगे, वो क्या है? देशांतर रेखा। गुरुजी ने ग्लोब हाथ में लिया और कहा, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। किसी भी स्थान को सही स्थान और समय पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ती हुई जो रेखाएं हैं वो क्या है? देशांतर रेखाएं। जैसे देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है ना। अब इसको जो मिलाने वाली रेखा है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये बीच में प्रमुख मध्याह्न रेखा है, ठीक है, ये सब देशांतर रेखा। और यही अगर हम पश्चिम से पूरब मिलाएं तो ये अक्षांश रेखा हो जाएगी, है कि नहीं? पश्चिम से पूरब अक्षांश रेखा, ये अक्षांश है। और ये वाली सीधी जो है उत्तर से ध्रुव देशांतर रेखा है, ठीक है। आइए, गुरुजी ने खरबूजा, संतरा, घाघरा, नींबू को बारी बारी से बच्चों को दिखाया और कहा, खरबूजा या एक छिला हुआ संतरा या घाघरा नींबू को गौर से देखें, आपको यह कई लंबवत रेखाएं आएगी। ठीक इसी तरह पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं की कल्पना है कीजिए। पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक पृथ्वी में 360 डिग्री होते हैं, एक वृत्त में जो है 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इनमें 2 देशांतर रेखा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह है 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान
देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ नोट कर लीजिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अब गुरुजी ने बच्चों को देशांतर रेखा की कई विशेषता बताई। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है ना, जैसे 0 और 180 डिग्री को मिलाकर एक पूर्ण वृत्त बनते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई समान होती है, इनकी संख्या 360 है। विषुवत वृत्त पर इनकी बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनकी बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, ध्रुवों पर ये सभी रेखाएं मिल जाती है और एक बिंदु के समान हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, मैंने अभी ऊपर बताया था। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने या तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही रेखा में होती है, इसलिए यह पूर्व से पश्चिम नहीं होती। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। गुरुजी हमने बच्चों की उत्सुकता को बढ़ाते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का। ठीक है, अब है अतः विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में भी सहयोग करती थी। 180 देशांतर रेखा को समानता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूर्व जाने पर एक तिथि जो है घटा दी जाती है। यहाँ पे ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है और पूर्व जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। अब है गुरुजी ने महेश के पिताजी ने अमृतसर से लाहौर के लिए समय उड़ान भरी थी। ठीक है, जिस समय उड़ान भरी थी उस समय घड़ी में 12 बज रहे थे। आधे घंटे की उड़ान के बाद जब वह लाहौर पहुंचे तो वह एयरपोर्ट की घड़ी में 12 ही बज रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ी में भी 12 बजाया और काम पर चल दिए। महेश बोल पड़ा, मुझे समय का रहस्य समझ आ गया। तभी मैंने एक होटल में कई घड़ियाँ एक साथ लगी देखी थी, जिसमें अलग अलग समय हो रहे थे। रेहाना बोली, गुरुजी पृथ्वी पर बनी ये रेखाएं क्या लोगों के आने जाने से मिट नहीं जाती होंगी? गुरुजी ने स्नेहपूर्वक भाव से रेहाना को देखा और बोले कि ये सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। जिस प्रकार आप अपने मस्तिष्क में किसी भी वस्तु का चित्र बना सकते हैं और ठीक उसी प्रकार जो है यह भी कल्पना की गई है। वास्तव में ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं है। अक्षांश रेखा से हम किसी स्थान के तापमान का, देशांतर रेखाओं से समय का, और जहां अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती है उसे उस स्थान की स्थिति का पता करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के कटिबंध, गुरुजी ने यह भी बताया कि पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखा के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच अन्य अक्षांश की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध करते हैं। ठीक है, यहाँ दिन और रात की स्थितियाँ सालों भर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। उष्ण कटिबंध, इसलिए यहाँ पे अधिक गर्मी होता है ना। कर्क और मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम होता है, जहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियाँ होती है, परंतु सूर्य की किरणें काफ़ी लंबवत नहीं पड़ती। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारा रहा। ठीक है, ये बीच में विषुवत रेखा हुआ। ठीक है, ये हमारा ये जो पट्टी है उष्ण कटिबंध की पट्टी है ना। और 23.5 डिग्री पे 0 से 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री से 66 डिग्री की जो पट्टी है वो कौन सी है? उष्ण समशीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उत्तरी में। ठीक है, उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तर और 66 डिग्री उत्तर को जो क्या कहते हैं? उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध। और उससे वो 66.5 से 90 डिग्री, ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री को क्या कहेंगे? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब इसके सबसे नीचे जो है दक्षिणी 23.5 डिग्री 0 से